सभी को आप लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं आपका भाई अजय रंजन और आपका दोस्त। साल भी नया आ गया है, चीज़ें बदलने वाली है, बस देर है कि बस आप लोग बदल जाइए। तो मतलब कि हम और आप इस नए साल में मिलकर मात्र 1 महीना और बचा है और आप लोग इस 1 महीने में एकदम अपने आप को झोंकने का प्रयास करिए और अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि जब रिजल्ट आए तो आपका नाम जो है कहीं न कहीं जैसे कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उस कोचिंग के बैनर में लगा होना चाहिए और आपकी पहचान एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसी के साथ में बाबू रे, बिहार बोर्ड के लड़कों का दिक्कत सबसे ज्यादा होता है कि सर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, टोटल आपका 10 मार्क्स का। तो बोल सर उसको हम किस तरह से याद रखें और उसके बनाने मतलब क्या इसको याद किया जा सकता है या किसी तरह से इसको नियम से बनाया जाता है? बाबू रे, मेरा कहने का मतलब है कि जो आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर आप समरी बढ़िया से याद कर रहे हैं, अगर किताब को बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चन को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पूरे क्लास को अंत तक देख लीजिएगा तब बस हम केवल आपको एक पैटर्न बताने वाले हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन को अगर लिखना जिस व्यक्ति को आ गया, अगर क्वेश्चन जिस तरीका से मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग मतलब कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, उसी में से जो क्वेश्चन आ रहा है उसी में से उस क्वेश्चन को हमको किस तरह से आंसर करना है, आंसर राइटिंग अगर इस व्यक्ति को आ गया, हमको नहीं लगता है कि उसको सारा क्वेश्चन आपको याद करने की आवश्यकता है, लेकिन पैटर्न को समझना बहुत बड़ा आवश्यकता है। इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका हमको पता होना चाहिए कि सर जी क्वेश्चन को कैसे लिखे ताकि हमको पूरा के पूरा 10 नंबर वहां से हम लेके चलावे। ये 10 नंबर बहुत बड़ा भूमिका निभाता है बाबू अंग्रेजी के खर क्षेत्र में। तो चलिए इसी के साथ में मैं आपको चीजों को शुरुआत करता हूं और मैं आपको अच्छी तरह से एक एक पॉइंट समझाते हुए इस सेशन को आगे तक चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और जब उत्साह बढ़ेगा तो हम आपके लिए मेहनत और करेंगे। चलिए आइएगा जरा, पहला क्वेश्चन क्या है जरा उन पे आप देखिएगा। कर रहा है पहला क्वेश्चन कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। देखिए सबसे बड़ी बात कि खास करके बिहार के बच्चों को यह दिक्कत होता है कि सर सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग समझना चाहिए। हाँ ठीक है, जरूरी है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हिंदी मीनिंग, लेकिन अगर हिंदी मीनिंग नहीं भी समझ रहे हैं तो हमको आंसर राइटिंग किस तरह से करना है बिना इसको समझे, लेकिन बाबू रे जब तक ये समझ नहीं आएगा तो आंसर राइटिंग आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए चीजों को भी समझना बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब हम सबसे पहले ये हम आपको बताएंगे कि यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको हिंदी किस तरह से करेंगे और आंसर राइटिंग हम किस तरह से करेंगे, ये दोनों बातों को हम अभी चर्चा करेंगे। आप जरा हमारे साथ अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। अगर लास्ट में फिर छोड़ दोगे बीच में तो फिर पूरा के पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 10 नंबर यानी कि 2 नंबरिया जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, अगर पूरा के पूरा वहां से, क्योंकि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और बनाना आपको 5 ही रहता है और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर के है तो 5 दूना 10, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। जरा आइएगा बाबू पहला क्वेश्चन पर हम लोग गौर करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स। देखो एक एक बात यहां से समझते चलना कि सर इसको किस तरह से हिंदी करना है और किस तरह से इसको आंसर राइटिंग करना है, चीजों को समझते चलिएगा। जरा आइए बाबू क्या लिख रहे हैं ध्यान से समझिएगा। यहां पर सबसे पहले आंसर लिखने से पहले एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे जरा गौर करिएगा
कि सबसे पहले कि इसका सर हिंदी किस तरह से करें। कभी कभी लड़कों के दिक्कत क्या होता है कि हिंदी करने में वो सेंटेंस को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, जिससे उनको अर्थ पता नहीं चलता है और याद रहते हुए आंसर भी वो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। आइए जरा देखिए क्या करते हैं। जब भी कभी देखिएगा कि आपको 2-3 टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा WH क्वेश्चन से, एक आपको एस या नो यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2-3 तरह टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन पहले टाइप आप जरा देखिएगा कि जब कभी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको WH वर्ड नजर आ जाए रे बाबू, देखिएगा ध्यान से एक एक वर्ड को समझते चलना है। जब कभी अगर शुरुआत में यानी कि आरंभ में बिगनिंग में अगर तुमको WH वर्ड पता चल जाए, अब तुम कहोगे सर WH वर्ड क्या होता है, तो बाबू रे जो शब्द जो वर्ड W और H से स्टार्ट होता है यानी बिगनिंग होता है, उसका पहला अक्षर जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं WH शब्द कहते हैं। जरा गौर करिएगा, 2-4 गो वर्ड को हम आपके सामने लिख रहे हैं, वही WH वर्ड है जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन करेगा और उसके बाद में आपको आंसर राइटिंग करना है। अगला जरा गौर करिएगा, सबसे पहले बाबू लिखा रहेगा कहीं पे वेन, वेन का हिंदी होता है कब, गौर करिएगा। अगला लिखा रहेगा वेयर, WHERE, वेयर का मतलब कहां। अगला लिखा रहेगा WHO, हु का मतलब कौन। अगला लिखा रहेगा HOW, हाउ का मतलब कैसे। इसी हाउ को देखो किस तरह से और लिखा रहेगा हाउ मेनी, ये भी आपका क्वेश्चन कर रहा है। तो इस प्रकार से जब कहीं आपको दिखाई दे तो इसी को हम लोग WH शब्द कहते हैं। तो जब कभी WH वर्ड आपको दिखाई दे आरंभ में, मतलब जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं देखे कि अरे हाउ आ गया, इसका मतलब H से स्टार्ट है, इसी को हम लोग WH वर्ड कहते हैं। तो बउआ रे इसका पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न क्या हुआ कि सबसे पहले आपके एग्जाम में WH शब्द रहेंगे। कौन रहेंगे? WH वर्ड। ध्यान से देखिएगा बाबू क्या चीज हम समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद में हम आपको पैटर्न ये कहता है, हमारा ग्रामर का रूल ये कहता है कि जब कभी WH वर्ड के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, यानी कि WH वर्ड के तुरंत बाद में ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया आपको देखने को मिलेगा। कौन मिलेगा बाबू? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि आपका सहायक क्रिया आपको देखने का मिलेगा। तो यानी WH वर्ड के तुरंत बाद में आपका ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, और उसी को हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी लड़का को ऑक्सिलरी वर्ब अगर पूछ दिया जाए कि बताइए, तो जरा गौर करिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या ग्रामर में कितनी है। तो अगर शायद बच्चा को पता रहे, लेकिन हम आपको एक एक चीज समझाते चल रहे। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या बाबू रे हमारे ग्रामर में मात्र 24 है। कितना है जी? 24 यानी कि 24। जब कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या ग्रामर में कितनी है, तो याद कर लेना 24 यानी कि 24। अब इस सर 24 कौन कौन है, तो जरा हम आपको लिख के बता देते हैं। अगर आप क्या करिएगा कि वीडियो के पॉज करके आप क्या करिएगा, पूरा के पूरा इसको नोट कर लेना है। देखिएगा जरा 24 कौन कौन है, जरा उसका हम नाम ले रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले बाबू इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, यहीं से आगे जब बढ़ते हैं तो आता है बाच, यहीं से आगे बढ़ते हैं तो आता है वर, यहीं से आगे जब बढ़ते हैं तो हैज हो गया, हैव हो गया, आगे आपका हाइड हो गया। उसके बाद में आगे जब बढ़ते हैं तो आता है डू हो गया, उसके बाद में आपका डज है, उसके बाद आपका डीड है। टोटल जरा यहां तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल जो आप 11 ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं, इसी को हमारे दूसरे तौर पे इसको जानते हैं कि ये बी फॉर्म का ऑक्सिलरी वर्ब है।
कौन सा फॉर्म हुआ, मतलब बी प्रकार, यानी कि इतना जो वर्ब आप 11 देख रहे हैं ये हमारा बी फॉर्म का है। और आगे अगर 24 में 11 को अगर हम माइनस कर दे तो टोटल बच गया 13, और ये 13 जो आपका है बाबू यह मॉडल वर्ब की संख्या है। टोटल मॉडल वर्ब अगर आपसे पूछे तो याद कर लेना कि मॉडल वर्ब की संख्या टोटल कितना है, 13, और 13 और 11 मिलाएंगे तो दोनों की संख्या 24, तो एक्जुलरी वर्ब की संख्या 24 है। अब देखिएगा, सुनिएगा, जब कभी WH वर्ड के तुरंत बाद में एक्जुलरी वर्ब आ जाए, एक्जुलरी वर्ब कहने का मतलब रे बाबू की सहायक क्रिया, यानी इज, एम, आर, बाज, बेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, और या फिर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इसमें से कोई एगो आ जाएगा। उसके बाद में आपको सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, और उसके बाद में आपके सामने आएगा सब्जेक्ट का पैटर्न। कौन रहेगा बाबू, सब्जेक्ट का पैटर्न रहेगा। एक एक बात जरा यहां से आप गौर करिएगा कि सबसे पहले WH वर्ड, उसी के तुरंत बाद में एक्जुलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, उसी को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, और उसके तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट आएगा। मतलब कि सर ये आप जो हम पैटर्न बता रहे हैं आपको, ये हमारा एग्जाम में जब आएगा शॉर्ट क्वेश्चन तो पैटर्न को पकड़ने का तरीका बता रहे हैं, उसको हिंदी करने का तरीका बता रहे हैं, उसको आपको आंसर राइटिंग करने का तरीका बता रहे हैं कि इस तरह से अगर कहीं भी दिखे तो समझ लेना कि बाबू ये हमारा क्वेश्चन है। अब हिंदी कैसे करना है गौर करिएगा। इतना बताने का मतलब हमको ये था कि जब कभी अगर हिंदी करिएगा तो सबसे पहले हिंदी करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल में कि हम आपसे प्रश्न करते हैं कि हु आर यू, आप कौन है, सीधा से जवाब आप देते हैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं सर। तो जब भी जवाब हम करते हैं रे बाबू, प्रश्न करते हैं, तो हम तो प्रश्न किए लेकिन आपको जवाब देना, और जवाब में सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। ध्यान से सुनना एक एक बात को। अब हिंदी करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगा सब्जेक्ट, यानी हिंदी करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का हिंदी करिएगा। हिंदी में लिखल है सब्जेक्ट में आवर एंसेस्टर्स, आवर का मतलब हमारे और एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज होता, कहता हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज। उसके बाद सेकंड में यानी नंबरिंग कर लेना रे बाबू कि जब कभी अगर दूसरा में जरूरत पड़ेगा तो दूसरा में हिंदी करने के लिए हम WH शब्द का सहारा लेंगे। किसका लेंगे, WH वर्ड यानी कि WH शब्द का हम सहारा लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद WH वर्ड, और उसके बाद में जो आपको यहां बच जाए उसको एकदम लास्ट से आप हिंदी करते हुए क्या करिएगा, चलिएगा। जरा देखिएगा, आवर एंसेस्टर्स का मतलब हमारे पूर्वज, हाउ का मतलब कैसे, होम रूल का मतलब स्वराज, होम रूल का मतलब स्वराज है ने। अब आगे लिखा है एंजॉय ट्रू, ट्रू होम रूल, मतलब कि जो हमारा स्वराज जो है, हमारा सच्चा जो स्वराज है, इंजॉय का मतलब आनंद, मतलब कि हमारे पूर्वज कैसे ट्रू होम रूल मतलब आनंद लेते हैं, किस प्रकार से वो लुत्फ उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस पैटर्न को जरा क्या करिएगा, गौर करिएगा कि सर ये क्या है। अब जरा सुनिएगा, एक एक बात को यहां से समझना। आवर एंसेस्टर्स मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में WH वर्ड, और उसके बाद में जो हमारा बच जाएगा उसको धीरे धीरे एक दो करके, मतलब अंत से आप आगे बढ़ते आइएगा और आप इसका हिंदी करते हुए जहां जो जो पॉइंट छूट गया है उस पॉइंट को आप हिंदी करते हुए आगे बढ़ जाना। यहां तक कुल बातें आपको समझ में आया। सबसे पहली बात कि जब कभी अगर पैटर्न WH वर्ड का रहे, उसके तुरंत बाद एक्जुलरी वर्ब रहेगा, उसी के तुरंत बाद सब्जेक्ट रहेगा। अगर इसका हिंदी करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का हिंदी, उसके बाद WH वर्ड का हिंदी, और उसके बाद में धीरे धीरे जो आपके पीछे रह जाए उसे एक एक करके हिंदी करते हुए आगे क्या करना है, बढ़ जाना है। अब जरा देखिएगा, गौर करिएगा, ये पैटर्न था आपका
हिंदी करने का, लेकिन दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं कि सर इसका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। कभी कभी देखिएगा कि आपको सिखाया जाएगा कि अरे क्वेश्चन को हूबहू छाप देना, नए कुछ समझ में आवे तो क्वेश्चन को हूबहू छाप देना। हूबहू का मतलब कि जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को छाप देंगे। ये तो आपसे प्रश्न किया कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, मतलब कि लेकिन अब क्या करिएगा, हूबहू का मतलब होता है क्या करिएगा कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, और उसके बाद में जो आएंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, उसके बाद हम बारी से सजाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यही होता है हमारा आंसर राइटिंग करने का कला। जरा इसको गौर से करिएगा बाबू। अब हम जो यहाँ बातें लिखे हैं उसको हम मिटा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको क्या करिएगा, उतार लीजिएगा। अब यहां से अब हम लेके चल रहे हैं आपको आंसर की तरफ कि सर आंसर राइटिंग किस तरह से करना है। अब जरा हेडिंग लगा लेते हैं आंसर, और आंसर आपको इस तरह से उसके बाद लिखना क्या है, गौर करिएगा। जब कभी आप किसी से प्रश्न करते हैं क्या आप छात्र हैं, आर यू अ स्टूडेंट, तो जवाब उसका होता है यस आई एम अ स्टूडेंट, हाँ मैं एक छात्र हूं। यानी कि जब कभी हम किसी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्न करने में जो WH शब्द है, देखिएगा हिंदी में कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ खेल रहे हो, जिस तरह से हिंदी में प्रश्न किया जाता है। लेकिन मान लिया कब जा रहे हो तो 6 बजे मतलब 6 बजे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हो तो ट्रेन से जा रहे हैं, कहाँ खेल रहे हो तो हम अपने घर के है ने घर के पास जो खेल का मैदान है वहां खेल रहे हैं। जैसे मैं एक बात बताओ, आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो हम अपनी पढ़ाई जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग के द्वारा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं बाबू, लेकिन जवाब हम जो लिखते हैं, जवाब जो देते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का जवाब होता है। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि आप कौन हैं, हु आर यू, तो उधर से जवाब आएगा, रिप्लाई आएगा मैं एक छात्र हूं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि मैं, और उसके बाद में जो भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आना होगा वो आएगा, लेकिन सबसे पहले आरंभ में हमको सब्जेक्ट लिखना। अब तुमको इस तरीके क्वेश्चन में सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, इसीलिए तो हमने ये पैटर्न को आपको लिखा कि सबसे पहले WH वर्ड रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा रे बाबू, WH वर्ड रहेगा। और जब WH वर्ड रहेगा तो उसी के बाद में तुरंत वहां पर देखना कि WH वर्ड के तुरंत बाद में वहां पर आपको मिल जाएगा क्या, एक्जुलरी वर्ब। क्या मिल जाएगा, एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद में कौन आएगा, सब्जेक्ट। बस अपना काम यहां से बन गया। जैसी हमको नजर पड़ा कि रे सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपका WH वर्ड, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट, तो पता चल गया अच्छा सब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखना प्रारंभ करेंगे। यानी कि हमारा पैटर्न बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब चाहिए और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा वो आप यहाँ पर क्या करते हैं, कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब होना चाहिए, वर्ब के तुरंत बाद बाबू रे ऑब्जेक्ट, या फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। जरा गौर करिएगा कि सर हम किस तरह से लिखेंगे, लेकिन आंसर लिखने के लिए आपको ये पैटर्न को भली भांति इनको याद कर लेना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ब के तुरंत बाद रे बाबू ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगला जरा गौर करिएगा कि सर इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो सब्जेक्ट के रूप में हमारा आवर एंसेस्टर्स है। सबसे बढ़िया बात हम पहले लिखेंगे आवर एंसेस्टर्स। क्या लिखेंगे, आवर एंसेस्टर्स लिखते चलिएगा, आवर एंसेस्टर्स। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमको लिखना है वर्ब। यहां से देखो थोड़ा सा सतर्क रहना कि जब कभी डज या डिड आ जाए, दो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा। इस बात को आप जरा देखिएगा
कि दो शब्द अगर आपके सामने आ जाए, एक आ जाए डच और दूसरा अगर आपका आ जाए डीड, तो ये दोनों को एक्जुलरी वर्ब से मेन वर्ब में बदलने का क्या पैटर्न है जरा देखिएगा। जब कभी अगर डीड है तो ये एक्जुलरी वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद जो आप इसको देख रहे हैं एंजॉय को, ये हमारा मेन वर्ब है। यानी कि डू डज डिड जहां भी कहीं रहे, अगर टेंस का पैटर्न है तो उसमें दो वर्ब आपको दिखाई देंगे, एक रहेगा आपका एक्जुलरी वर्ब और दूसरा आपका रहेगा मेन वर्ब। ये जो आप एंजॉय को देख रहे हैं रे बाबू, ये आपका मेन वर्ब है। एक बात जरा ध्यान करिएगा एकदम, सबसे पहली बात अगर कहीं डीड नजर आवे तो डीड का मतलब होता है पास्ट, यानी कि ये आपको पास्ट इंडेफिनिट का एक्जुलरी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया है। और यदि इसको आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या होता है कि डीड को हम लोग V2 में चेंज कर लेते हैं, किसमें, और डज को हम लोग V5 में चेंज कर लेते हैं। मतलब वर्ब का पांचवा रूप डज है और वर्ब का दूसरा रूप क्या है, डीड है। अब हमारा डीड है तो डीड को हम लोग V2 में लिखेंगे, लेकिन बउआ मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा एंजॉय है। अब यहां से हम एंजॉय लिखते हैं, क्या लिखते हैं जरा देखिएगा। अब यहां से हम लिखे एंजॉय, ENJOY, यहां तक जो हमारा था वो पूरा के पूरा हमने क्या कर लिया, उतार लिया। लेकिन अब देखिएगा कि जब कभी आप प्रश्न कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब। अब वर्ब हमारा हम क्या बोले कि जब कभी अगर डू मतलब टेंस का पैटर्न रहे तो जो आप इधर देख रहे हैं उसको एक्जुलरी वर्ब कहेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो आपका वर्ब आएगा, उसे अगर वर्ब आया तब उसे मेन वर्ब कहेंगे, और अगर वर्ब नहीं आया तो कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, फिर वो वर्ब आपका नहीं रहेगा। तो ध्यान से जरा सुनिएगा। अब क्या किए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखे। अब तुमको बोलेंगे सर डीड को लिखना है, नहीं बाबू, डीड को यदि आप असर्टिव में लिख रहे हैं, जैसे एक बात सुनिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट का पैटर्न होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका V2 और उसी में रहता आपका ऑब्जेक्ट। इसी को कोई बच्चा को बोलते हैं कि एक बात बताओ, इसी को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नात्मक। तो क्या करते हैं कि जो V2 है यहाँ पर आप इस सबसे पहले बाहर कर लेते हैं डीड, उसके बाद में आ जाता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाता है आपका V1 और उसके बाद में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जरा देखिएगा यही पैटर्न आपका बनता है, यही पैटर्न आपका रहता है। तो ये जो V2 आप देख रहे हैं, जो मेन वर्ब का काम करता है, इसी का सहायक क्रिया के रूप में काम करने के लिए आता है पास्ट में डीड, अब प्रेजेंट में काम करता है डू और डज। प्रेजेंट में कौन कौन काम करता है, डू और डज, अब पास्ट में काम करता है एक्जुलरी वर्ब का डीड। तो जब कभी अगर V5 दिखाई दे तो एक्जुलरी वर्ब के रूप में डज आएगा, और जब कभी V2 दिखाई दे तो एक्जुलरी वर्ब के रूप में डीड आएगा। लेकिन उसी को अगर डज को चेंज करना है तो V5 में होगा, और डीड को चेंज करना है तब V2 में चेंज करना है, याद करना है। अब देखो क्या किया हमने, अब हमको अगर इस पैटर्न को इस पैटर्न लाना हो तो क्या करते, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते, उसके बाद में V1 और डीड को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर आप जो देख रहे हैं इस क्या बन गया, V2, और उसके बाद में आपका ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तब हुआ रे हम केवल वही बात किए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखे, फिर पता चला रे ये डीड है, और डीड को हम लोग, ये तो एक्जुलरी वर्ब है, लेकिन क्या होता है पास्ट में कि सब्जेक्ट और उसके बाद में V2, यानी कि डायरेक्ट वर्ब का दूसरा रूप आता है, तो हमें वर्ब का दूसरा रूप रखना है डू डज डीड या फिर एक्जुलरी वर्ब है। इस सब के आपको आंसर राइटिंग लिखते समय ये पूरा के पूरा ये पार्ट को यहाँ तक आपको क्या कर देना है, गायब कर देना है, हटा देना है। अगला जरा सुनिएगा, लिखा हुआ ये पूरे पार्ट को आपको क्या करना है बाबू, हटा देना है। इस पूरे पार्ट
स्टार्ट को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब हमारा पैटर्न बन गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, तो एंजॉय है। और जैसी डीड हटेगा तब V2 सटेगा रे बाबू, डीड हटेगा तो लास्ट में ईडी सटेगा, डीड हटेगा तो लास्ट में ईडी सटेगा। ध्यान से सुनना, जब कभी अगर डीड आ जाए, अब अगर उसमें साधारणता वैसा पास्ट यानी पार्टिसिपल जिसका V2 बनाने के लिए ईडी लगाया जाता है, तो याद कर लेना कि डीड हटेगा और इधर जाके मेन वर्ब में ईडी सटेगा, उधर डीड हटेगा और मेन वर्ब में आपका ईडी सटेगा। अब हो गया सब्जेक्ट V2। अब बाकी चीजें आप क्या है जरा गौर करिएगा, इस वाले पैटर्न को हम मिटा रहे हैं रे बाबू, मिटा रहे हैं। और आगे जो भी है आप उसको लिखने का प्रयास करिएगा। आगे जरा चलते हैं, देखिएगा कि सर आगे का पैटर्न क्या है। अब यहां तक हमने लिख लिया। अब देखिए बच्चा कौची कि यहां से यहां तो आपको गायब ही करना है। हाउ डिड के बाद सब्जेक्ट हमारा था, सब्जेक्ट हमने लिख लिया। वर्ब हमारा था, वर्ब हमने लिख लिया। उसके बाद में बचा जो बचा है वो आगे हम लिखते चलते हैं, आप लोग भी जरा लिखते चलिएगा। लिखा हुआ है ट्रू, उसके बाद में बाबू रे होम रूल, क्या लिखा हुआ है, होम रूल, होम रूल, होम रूल। उसके बाद में देखिए अब यहां तकल आपके क्वेश्चन से छप गया। अब इसको हम लोग कहते हैं हूबहू प्रश्न को छापना। हूबहू का मतलब इस तरह से, कभी कभी बच्चा क्या करेगा कि डीड तो लगा हुआ, केवल यहाँ काम चला लेगा, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय, ईडी नहीं लगाएगा। अगला अगर यहाँ पर डज है तो इस वर्ब में आपको एस या ईएस होना चाहिए। अगर डू रहे तो डू में कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ उतरेगा, तो डू में कोई टेंशन नहीं। केवल टेंशन है डीड और डज में। जब कभी डज दिखाई दे तो V5 और V5 बोले तो उसके अंत में एस या एस, और डीड है तो डीड का मतलब V2, और V2 के साधारणता अंत में एडी करके बनाया जाता है, लास्ट में एडी रहता है, उसी को हम लोग V2 कहते हैं। अगला आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया रे बाबू, लिख लिया। आगे की चर्चा करते हैं बाबू कि जो एंजॉय करते थे हमारे पूर्वज वो ट्रू होम रूल को, लेकिन क्या कारण था, क्यों एंजॉय करता था, आगे देखिए सुनिए। यहां तक अब आपके क्वेश्चन में लाइन नहीं बचा, अब आपको याद करना है। जब आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़े होंगे तो उसमें सिखाया जाता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो एंजॉय करते थे ट्रू होम रूल को, क्योंकि वे लोग जो हैं एकदम स्वतंत्र रूप से है ने आश्रित होते थे क्या चीज पर, अपने ऑक्यूपेशन यानी कि अपने पेशा पे, और वो एकदम स्वतंत्र रूप से हुआ जीते थे, कभी किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं रहते थे। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि आगे हम चर्चा करेंगे बाबू कि हम आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, आगे लिखेंगे बिकाउज, क्या लिखना है आगे। अब देखो एक चीज को याद कर लेना, जब कभी आगे अगर सेंटेंस को जोड़ना हो, आगे अगर आपका खत्म हो गया, अगर सेंटेंस जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं और आगे और सेंटेंस को कारण हमको बताना है, तो एक कंजक्शन के रूप में याद कर लेना बिकाउज। बिकाउज का मतलब होता है कारण, क्या होता है, कहता आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, कहता हमारे पूर्वज जो हैं वो ट्रू होम रूल को क्या आनंद उठाते हैं, आनंद लेते हैं, बिकाउज क्योंकि, बिकाउज यानी कि क्योंकि। लिखा हुआ है आगे कि दे ऑल लिव्ड, LIVED, कहता वे सभी रहते हैं इंडिपेंडेंटली, INDEPE, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। देखो कह रहा है बिकाउज दे ऑल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, बिकाउज दे ऑल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड, इसी में एक और लाइन जोड़ लेना, एंड फॉलोड, एंड FOLLOWED, एंड फॉलोड दियर ऑक्यूपेशंस, क्या बाबू, दियर
दियर ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन का मतलब पेशा। देखिए ये आपका पूरा के पूरा आंसर हो गया। इसी तरह से आपको हर पैटर्न को, हर क्वेश्चन को आपको इस तरह से क्या करना है, लिखते चलना है। सबसे पहली बात देखो, फिर एक बात आप समझ लीजिए कि पैटर्न आपको मिलेगा WH वर्ड, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। एक बात और यहीं पे याद कर लीजिए कि अगर इधर वर्ब आएगा तो वो वर्ब कहलाएगा मेन वर्ब। कौन वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। अगला देखिए सुनिए, जब आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो जरूरत हमको पड़ता है सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट था, उसके बाद में हमको जरूरत पड़ा वर्ब का। याद है आपको कि वर्ब जो आता है अगर मेन वर्ब है तो एक्जुलरी वर्ब, चाहे आप जो देख रहे हैं WH वर्ड, उसको आंसर लिखते समय दोनों शब्द को क्या करेंगे, गायब कर लेंगे। अगर डज रहे तो V5 ACIES लगा लेंगे। अब अगर डीड रहे तो वर्ब का दूसरा रूप लिख लेंगे। अब बाकी जो आपका बच गया उसके बाद लिखना है, और सेंटेंस को जोड़ने के लिए और अलग सेंटेंस को अपने मन से लिखने के लिए एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। उस कंजक्शन का नाम है बिकॉज। क्या नाम है दोस्त? बिकॉज। लिखा हुआ दे ऑल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड दियर ऑक्यूपेशन। है रे बाबू, एक चीज याद कर लेना कि जो भी चीज है पेशा, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, जिसको हम लोग कहते हैं। ये पेशा को, वो अपने पेशा को लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे। जिस तरह से मतलब हम वो किसी, जो हमारे पूर्वज थे, कभी भी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते थे। वो अपना काम खुद करने का प्रयास करते थे, ना ही कोई मशीनरी चीजों पर वो डिपेंडेंट रहते थे, ना ही वो किसी क्या बोलते हैं मटेरियलिज्म चीजों पर वो डिपेंडेंट रहते थे। वो इंडिपेंडेंटली था, मतलब कहने का मतलब पूरा तरह से एकदम बाबू स्वतंत्र रूप से वो काम करते थे। तो कहने का मतलब इस तरह से पूरा के पूरा आपको आंसर को राइटिंग करना है, इस पैटर्न को आपको आंसर राइटिंग करना है। ये पैटर्न जिस तरह से हम आपको बताए हैं यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। और एक भी क्वेश्चन अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लिए, ध्यान से अगर इस समझने का प्रयास करिए, 1 2 3 बार इस वीडियो को अगर आप देखिएगा लगातार, तो ये पूरा के पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा और आप ये पूरा के पूरा क्या करिएगा, आंसर को लिख पाइएगा। देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे आपका है, बस इसको आप बनाने का प्रयास करिए। लेकिन खैर आप क्या करिए कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और जो पैटर्न हम आपको बताए हैं, आपको समझाए हैं, उस पैटर्न को आप अपने मन से इसको लिखने का प्रयास करिए कि क्या हमको पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद में बाबू रे इस आंसर को हम केवल राइटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिए, वही पैटर्न को फिर हम दोहरा रहे हैं। सबसे पहले हम बोले कि WH वर्ड आएगा, उसके बाद में बोले कि वर्ब रहेगा, और उसके बाद बोले कि सब्जेक्ट रहेगा। देखिएगा जरा गौर करिएगा। लेकिन जब कभी अगर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पहचानने का नियम कि सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, और उसके तुरंत बाद में जो शब्द आया है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे हिंदी करने के लिए हम आपको बताएं कि हिंदी करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद में WH वर्ड, और उसके बाद में जो आपका बच जाए उसको बारीकी से आपको क्या करना है, नंबरिंग देते हुए उसको क्या कर लेना बाबू, हिंदी कर लेना। अब सुनिए, लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। वाई का मतलब क्यों, WHY, वाई का मतलब क्यों, कहता डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों। ओवरवेलमेंट का मतलब होता है ओत प्रोत हो जाना, मतलब कि खुशी का ठिकाना ना रहना, एकदम आश्चर्यचकित जिसको हम कहते हैं। मान लिया जाए कि वैसा काम जो आप कभी सोचे नहीं और वो काम आपके साथ में हो जाए, तो आप भी क्या हो जाइएगा, ओवरवेलमेंट हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, ओवरवेलमेंट हो जाइएगा। अगला जरा देखिएगा, गौर करिएगा एक एक बात को रे बाबू। लिखा हुआ है कि सर अब आंसर राइटिंग किस तरह से करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को यहां उठाना है। सब्जेक्ट हमारा है डॉक्टर, क्या है बाबू, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सब्जेक्ट के रूप में हमारा
डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सब्जेक्ट हमारा हो गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको वर्ब चाहिए। वर्ब के रूप में हमारा इज है। एक बात और यहीं से समझ लेना कि जब कभी एक्जुलरी वर्ब के रूप में इज, एम, आर, बाज, बेयर, कोई हैव, हैज, हैड कुछ भी आ जाए, इज, एम, आर, बाज, बेयर, हैव, हैज, हैड जितना बोले हैं उतना जरा गौर करिएगा। अगर ये आ जाए तो क्या करिएगा, इस सब को हटाना नहीं है, इसको साथ में लेकर चलना है। लेकिन डू, डज, डिड ये तीन गो एक्जुलरी वर्ब आ जाए तो इसको खाली हटा देना है। अभी हम बोले कि डू को कोई नहीं करना है, डू को खाली हटा देना है और जो आपका मेन वर्ब रहे उसको डायरेक्टली लिख देना है। लेकिन कभी डज आ जाए तो हम बोले डज को चेंज कर लेना V5 में। अब V5 का मतलब एस या ईएस। अब अगर डिड आ जाए तो डिड को चेंज कर लेना है V2 में। डिड को कहां चेंज कर लेना? V2 में चेंज कर लेना बाबू। अगला जरा देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज है तो इज को हम लोग वर्ब के रूप में लिखेंगे। अगला है रे बाबू, लिखा हुआ है, बच गया, ये हो गया, इज हो गया। और WH वर्ड को हर हाल में किसी भी कीमत पर उसको क्या करना है, वहां से हटा देना है। उसको आंसर लिखते वक्त उस चीजों को लिखना नहीं है। अब हम लिख रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इज। अब बाबू रे ये हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या? ओवर वेलमेड। क्या बच गया बाबू? ओवर वेलमेड। अब देखिए ये पूरा के पूरा पैटर्न हमारा फॉलो हो गया। देखते चलना बाबू एक एक क्वेश्चन। ये नहीं कि क्वेश्चन हम बना के लाए, आपका अच्छा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। जरा देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवर वेलमेड। कहता डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो ओतप्रोत है। लेकिन आगे हम बोले कि अगला सेंटेंस को अगर कारण लिखना है तो उसका रूप में एक कंजक्शन आता है जिसका नाम है बिकॉज। क्या लिखना है अगला? बिकॉज, यानी कि क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्योंकि। कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवर वेलमेड तो हो गए, ओतप्रोत तो हो गए, लेकिन कारण क्या था? क्योंकि, मतलब क्यों हो गए वो ओतप्रोत? अगला जरा देखिएगा, इसलिए हो गए थे कि बाबू रे जब उनको लोगों ने ट्रस्ट रखा उन पर, और उनको है न भारत के लोग एकदम ट्रस्ट जताकर उन पर क्या कर दिया, यानी कि इलेक्टिंग कर दिया, इलेक्ट कर लिया, चुन लिया। क्या चुन लिए? तो यानी कि भारत के राष्ट्रपति। मतलब आप पढ़े होंगे तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हमारे हैं वो पहले गवर्नर थे, और गवर्नर कहाँ के? बिहार के। और सीधा गवर्नर से क्या बन गए? तो ये भारत के राष्ट्रपति। यानी कि बउआ रे इतना ट्रस्ट लोगों ने दिखाया तो ये क्या हुए कि इनको विश्वास नहीं हो रहा था अपने आप में इनको, यानी ये ओवर वेलमेड था। क्या? लोगों को प्यार पाकर, लोगों का आशीर्वाद देखकर। वही चीज लिखा है बिकॉज, क्योंकि। आगे हमको लिखना है द पीपल ऑफ इंडिया। क्या बाबू? द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के लोग। द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोग। ये भारत के लोग ने क्या किया? देखिएगा लिखा हुआ हैव प्लेस्ड। लिखा हुआ है बाबू हैव प्लेस्ड। आगे कहता है हैव प्लेस्ड ट्रस्ट, यानी कि लोगों ने भारत के जो लोग थे इन पर विश्वास जताया। इन हिम, यानी कि इन में। क्यों? आगे लिखा हुआ है बाई इलेक्टिंग, ELECTING, यानी कि बाई इलेक्टिंग, यानी चुनकर। क्या चुनकर? बाई इलेक्टिंग, चुनने के बाद मतलब बाई इलेक्टिंग हिम, बाई इलेक्टिंग हिम, इनको चुनकर, बाई इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट, टू द हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस इन इंडिया। देखिएगा जरा बाबू, आप लोग एक एक बात, यहां तक पूरा के पूरा इनका आंसर है। अब जरा चीजों को समझिएगा।
वाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेलमेंट, कहता डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों ओतप्रोत है। आगे लिखा आंसर में, आंसर लिखने के लिए हम आपको बताएं कि सबसे पहले सब्जेक्ट उतार लेना बाबू, और जब कभी इज एम आर हैव हैज रहे तो उसको भी साथ लेके चलना, लेकिन डू डज डिड रहे ये तीनों एक्जुलरी वर्ब को छोड़ देना है। और डब्ल्यू एच वर्ड को तो दोनों चीजों में जब कभी कहीं भी आ जाए अगर क्वेश्चन में, तो उसको आंसर में लिखते समय डब्ल्यू एच वर्ड को लिखा नहीं जाएगा। अब हमने वही तरीका अपनाया, सब्जेक्ट को लिखा, वर्ब को लिखा, जो बच गया उसको लिख लिए, और उसके बाद में एक कंजक्शन को लाया बिकॉज, जो क्या करता, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता। बिकॉज क्योंकि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हैव प्लेस ट्रस्ट मतलब इन हिम, मतलब उन पर जो भारत के लोग हैं वो विश्वास जताया, वो विश्वास दिखाया। आगे लिखता है बाई इलेक्टिंग हिम, मतलब उनको चुनकर टू द हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया, मतलब भारत के सबसे ऊंचे कार्यालय में उनको क्या किया, उन पर चुनकर उनको भेजा, और लोगों ने उन पर विश्वास जताया, लोगों ने उन पर भरोसा रखा। तो यही प्यार, लोगों का प्यार देख के जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे वो ओतप्रोत हो गए थे, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो खुद पर मतलब विश्वास नहीं था कि लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किए हैं। आप ये पूरा के पूरा पैटर्न आपको समझ में आया बाबू।